सर्वप्रथम आप सभी को शुभ संध्या। कक्षा की शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूं। पिछले 2 दिनों से हम गणित की क्लास में चल रहे थे और मैथ में आपने शानदार ट्रिक्स को देखा और नंबर सिस्टम की लगभग सभी थ्योरियां मैंने आप तक पहुंचा दी और एक सेट आप सभी को दिया गया है जिसको आप सभी प्रिंट निकाल लेंगे और उस सेट को बनाने की कोशिश करेंगे। मैं सोच रहा हूं कि या तो जीएस की कक्षा के लास्ट में या फिर एक दो बड़ी क्लास लेकर उस सेट में हम काफ़ी आगे तक आपके साथ कार्य करेंगे। फिलहाल अपने स्तर से उसे एक आध दिन प्रैक्टिस कीजिए। आज की क्लास जीएस की है और जीएस की इस कड़ी में आज की कक्षा में हम ब्रिटिश की आर्थिक नीतियों को देखेंगे जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है और आधुनिक भारत का एक क्या है महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके पिछले क्लास में हम ब्रिटिश की सांस्कृतिक और जो समाजवादी नीति है, साम्राज्यवादी नीति है, उसको देख चुके हैं। हमने साम्राज्य के प्रसार को देखा है और इस प्रकार आज हम शिक्षा की नीति को भी हम देख चुके हैं और उसके बाद आज हम आर्थिक नीति पर आकर खड़े हैं। तो आज का जो हेडिंग होगा वह होगा ब्रिटिश आर्थिक नीति। अपने अपने कॉपी में इसको हेडिंग बना देंगे, ब्रिटिश आर्थिक नीति, ब्रिटिश आर्थिक नीति। ठीक है। ब्रिटिश आर्थिक नीति। यहां से आज हम क्लास की शुरुआत करेंगे। सभी लोग वीडियो मोड में आ जाएं, अपने वीडियोस ऑन कर लें। जब हम आर्थिक नीति की बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष जो उभर कर आता है कि कहां से शुरुआत करें, क्योंकि ब्रिटिश की आर्थिक नीति कोई एक दिन की नीति नहीं है, बल्कि यह काफी लंबी नीति है। इसमें कई पार्ट्स हैं, लेकिन यदि हम उतने को पढ़ने लगेंगे तो हमें काफी अधिक समय लग जाएगा। तो हम सबसे पहले जो मुख्य बातें हैं उसको मुख्य बातों में देख लेंगे और शेष जो कम पोटेंशियल की बातें हैं, कम महत्वपूर्ण बातें हैं, जो परीक्षा में यदा कदा पूछी जाती है, उन सभी नीतियों को हम बूस्टर फैक्ट्स में एक साथ देखने का कार्य करेंगे। ठीक है। इससे क्या होगा, तो कम समय में हम अधिकांश बातों को देख लेंगे और किसी और सेक्शन पर अधिक समय देंगे जो महत्वपूर्ण होगा। तो यदि हम आर्थिक विकास और नीति की बात करें तो इस कड़ी में सबसे जो महत्वपूर्ण है वह है ब्रिटिश की भू राजस्व की नीति। उसने भारत को कई पार्ट्स में डिवाइड किया और डिवाइड करने के साथ एक अलग ही स्तर की भूमि टैक्स प्रणाली जारी की, भूमि कर व्यवस्था जारी की, जिसमें आपने पढ़ा भी होगा कि जमींदारी, रैयतवारी और महालवारी आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम उन तथ्यों को एक मैप के माध्यम से समझना चाहें तो हम समझ सकते हैं। एक बार मैं आपको एक मैप दिखाता हूं और इस मैप के माध्यम से क्या होगा आप इजीली समझ पाएंगे। यदि हम एक मैप के माध्यम से उसे देख लें तो तस्वीर और अधिक क्लियर हो जाएगी। आप एक मैप देख पा रहे हैं जो आपके समक्ष है। ठीक है। और इस मैप में चित्रों के माध्यम से कुछ चीजें दर्शाई गई हैं जिसको हम समझ लेते हैं। ब्रिटिश भारत में जब अंग्रेजों का शासन विकसित हुआ, प्रसारित हुआ, तो किसी भी सत्ता को चलाने के लिए जो सत्ता का नायक होता है अथवा सरकार होती है, सरकार को रेवेन्यू की आवश्यकता पड़ती है और ब्रिटिश शासकों को भी रेवेन्यू चाहिए था। और रेवेन्यू का जो सबसे मुख्य जरिया था भारत में वो कहीं ना कहीं कृषि था, किसानों से ही टैक्स लिया जा सकता था। तो सरकार ने अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नीतियां बनाई। खास करके बिहार, बंगाल और उड़ीसा की बात करें तो इस तीनों प्रांत में गवर्नमेंट ने जमींदारी प्रथा को शुरू किया, जबकि अन्य प्रांतों में रैयतवारी और महालवारी प्रथा को शुरू किया। ठीक है, जिसको हम आगे विस्तार से देखेंगे। और सबके अपने अपने कुछ ना कुछ गुण हैं, कुछ ना कुछ दोष हैं। सरकार को भी कुछ व्यवस्थाओं में अधिक लाभ हुआ, कुछ व्यवस्थाओं में क्षति का सामना करना पड़ा, कुछ व्यवस्थाओं में सरकार ने अपने लिए एक वर्ग को उत्पन्न किया जो भारतीय होकर भी ब्रिटिश का समर्थक था। उनको हम आगे चलकर देखेंगे।
फिलहाल यह देख लेते हैं कि यह जो 3 प्रकार की भूमि कर प्रणाली लागू की गई, यह तीनों प्रणाली किसके लिए लागू की गई, किस क्षेत्र के लिए लागू की गई। तो आप देखेंगे जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल अस्थाई बंदोबस्त को दिखाता है, ठीक है। जो वृत्त है वह रैयतवारी को दिखाता है, और जो स्क्वायर है वो माहलवारी को दिखाता है। अब चलते हैं नक्शे में, ठीक है। याद रख लीजिए, त्रिभुज मतलब अस्थाई बंदोबस्त, ठीक है। गोला मतलब रैयतवारी, और स्क्वायर का अर्थ माहलवारी है। अब देखिए पंजाब में क्या लागू किया था, पंजाब में क्या लागू किया था। तो पंजाब में क्या दिख रहा है, कौन सा चिन्ह है, स्क्वायर है। छोटा करने के लिए हमें दूसरे सॉफ्टवेयर में खोलना पड़ेगा और एक बार मुझे देखना पड़ेगा, थोड़ा समय देना पड़ेगा इस बोर्ड के लिए, ठीक है। इसमें एक और फंक्शन है जिससे हम बड़ा छोटा कर सकते हैं, उसको कभी देखना पड़ेगा निकाल कर दोबारा, ठीक है। फिलहाल इसमें देख लिया जाए। इसमें भी हो रहा था लेकिन इसका सिस्टम अपडेट होने के बाद बदल गया है, कैसे हो रहा है वो एक बार देखना पड़ेगा मुझे, ठीक है। फिलहाल इसी में देख लेते हैं, आज कल कर देंगे। तो ये जो स्क्वायर है यह पंजाब को दिखाता है, और स्क्वायर याद रख लीजिए माहलवारी का है, ठीक है। उत्तर प्रदेश माहलवारी, बनारस बिहार बंगाल ये पूरा का पूरा क्षेत्र, उड़ीसा वगैरह ट्रायंगल का क्षेत्र है, यानी अस्थायी बंदोबस्त का क्षेत्र है, ठीक है। अब देखिए ये भी क्या है, उत्तरी कर्नाटक अस्थायी बंदोबस्त का है, उड़ीसा भी अस्थायी बंदोबस्त का है, लेकिन बंबई और मद्रास किसके हैं, रैयतवारी के हैं, ठीक है। इसको आप याद रख सकते हैं, दोबारा देख लीजिए। अस्थाई बंदोबस्त का चिन्ह ट्रायंगल है, रैयतवारी का वृत्त है, और माहलवारी का चतुर्भुज है। अब यदि हम देखेंगे तो ऐसे याद रखिए कि बिहार बंगाल उड़ीसा का जो प्रांत है और उत्तरी कर्नाटक तक ये क्षेत्र, ये पूरा का पूरा जमींदारी का एरिया है, इसको ऐसे याद रख सकते हैं। पंजाब यूपी और मध्य का जो प्रांत है ये सब का सब माहलवारी का प्रांत है, और उसके बाद जो बंबई का क्षेत्र है और मद्रास का ये जो पट्टी है, पश्चिमी घाट का जो क्षेत्र है, वो क्षेत्र क्या है, रैयतवारी का क्षेत्र है। इस प्रकार अंग्रेजों ने इसको बांटा, कहा जाए। कौन बोल रहा है, हाँ है, बिल्कुल है। एक मोटा मोटा आंकड़ा आपको दिखाया गया है इसमें कि इस तरह से याद रख लीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा, इसका फायदा ये मिलेगा कि कम में है यह, और इसका फायदा मिलेगा कि परीक्षा में यदि कभी पूछ दे और मैप संज्ञान में हो तो एक आइडिया से उत्तर भी दे सकते हैं वहां पर। शेष तो मैं आपको लिखवा ही दूंगा विस्तार से, ठीक है। तो 3 प्रकार की व्यवस्था लागू की। अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि जो अस्थाई बंदोबस्त है वह क्यों लागू किया। तो अंग्रेज जानते थे कि उनके पास एम्प्लॉयज की संख्या कम थी, और उनके पास जो भी एम्प्लॉयज थे, आरंभ में आपने पढ़ा है कि सिविल सेवा जब 1855 में भारत में शुरू हुई, उसके पहले सब के सब अधिकारी क्या होते थे, सभी अधिकारी ब्रिटिश होते थे, और उनको भारतीय व्यवस्था का जमीनी ज्ञान नहीं था। उनको ये नहीं पता था कि किसानों से ग्राउंड लेवल पर कैसे ट्रीट करना है, उनसे कैसे बर्ताव करना है, उनसे कैसे टैक्स वसूलना है, कुछ नहीं पता था। उन्होंने एक ऐसा वर्ग तैयार करना चाहा जो वर्ग हो तो भारतीय लेकिन ब्रिटिश का समर्थक हो, और ब्रिटिश सरकार और किसानों के बीच की कड़ी हो। वह वर्ग जमींदार था, जो बिहार बंगाल और उड़ीसा के प्रांतों में विशेष रूप से लागू किया गया। और उसमें क्या नियम बनाया गया, उसमें नियम बनाया गया कि चाहे उपज हो या ना हो कोई मतलब नहीं है, किसान को टैक्स देना ही पड़ेगा, ठीक है। और जो किसान का टैक्स होगा, जो तारीख महीने की नियत की गई है, उस दिन के सूर्यास्त से पहले तक क्या करना है, पे करना है। यदि किसान ऐसा ना कर सका तो उसका जो जमींदार है उसके पास यह पावर था, जमींदार के पास, कि किसान से वह जमीन छीन कर किसी और किसान को दे सकता था, बेच सकता था, दान कर सकता था, कुछ भी कर सकता था, ठीक है। किसान सिर्फ एक बटाईदार के रूप में थे। और ध्यातव्य है इस कड़ी में कि जो भी राजस्व वसूला जाएगा उसका 1/11 हिस्सा जो होगा वह जमींदार का हो जाएगा, जिसको आप एक तरह से मान लीजिए कि उसका वेतन समझिए, उसका हिस्सेदारी समझिए, जो समझिए। 1/11 हिस्सा उसका कमीशन हो जाएगा, और 10/11 हिस्सा ब्रिटिश सरकार का होगा। यह तय किया गया। इसके पीछे ध्येय यह था कि ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम बना ले, चाहे किसानों की जो भी स्थिति हो, लेकिन हमारे राजस्व में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। और साथ साथ जो जमींदार का वर्ग था उसको भी एक तरह से परमानेंट इनकम मिल रहा था। तो सरकार ने एक तरफ से क्या किया, इस देश के सबसे तेज तर्रार लोगों को
अपने पक्ष में मिला भी लिया, उनको मना भी लिया। और किसी समाज का जब टॉप 1% सरकार से मिल जाता है तो फिर उस समाज का कभी उद्धार नहीं हो पाता है। इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि यदि भारत में ही आज क्या है, आप देखिएगा कि जो टॉप 1% के लोग हैं वो कहीं ना कहीं यूपीएससी से लेकर और ग्रेड डी तक में पोस्टेड हैं या उच्च स्तर के सरकारी पदों पर हैं, उस योजना का लाभ उठा रहे हैं। तो होता क्या है, विरोध करने वाला कोई बसता नहीं है। उसके बाद जो लोअर तबका विरोध करने वाला बसता भी है, उसके विरोध में इतना दम नहीं होता है, इतनी ताकत नहीं होती है कि सरकार को अपनी बात मनवा सके। उस टाइम में जो सबसे पावरफुल लोग रहे होंगे आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, उनको जमींदार बनाया गया और उसके बाद हो गया, समाज उनके कंट्रोल में आ गया। यह एक प्रांत में लागू किया गया, दूसरे प्रांतों में और व्यवस्थाओं को अपनाया गया। इसे महलवारी और रैयतवारी कहते हैं, उसको आगे देखेंगे हम। ठीक है, शुरुआत करना चाहिए। लिखिए फर्स्ट पॉइंट, देखिए ब्रिटिश की आर्थिक नीति का पहला बिंदु, ब्रिटिश की आर्थिक नीति का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष भूमि कर व्यवस्था थी। सबसे महत्वपूर्ण पक्ष भूमि कर व्यवस्था थी। सबसे महत्वपूर्ण पक्ष भूमि कर व्यवस्था थी। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। भूमि कर व्यवस्था थी जिसके 3 महत्वपूर्ण पक्ष थे, जिसके 3 महत्वपूर्ण पक्ष थे। 3 महत्वपूर्ण पक्ष थे। ठीक है, 3 महत्वपूर्ण पक्ष थे। पहला, जमींदारी, या इसी का नाम है अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त या इस्तमरारी, इस्तमरारी व्यवस्था। जमींदारी या अस्थाई बंदोबस्त या इस्तमरारी व्यवस्था। इस्तमरारी व्यवस्था पहला पार्ट है। और यह क्यों किया गया, यदि कभी आपसे मेंस में पूछा जाए तो आप सीधा उत्तर लिख सकते हैं कि ब्रिटिश सरकार एक ऐसे सोर्स ऑफ इनकम की तलाश में थी जो परमानेंट हो, अस्थाई हो। और सरकार यह भी नहीं चाहती थी कि अपनी एम्प्लॉयज को इसमें लगाएं, क्योंकि ब्रिटिश सरकार के तत्कालीन एम्प्लॉयज के पास भारत के ग्राउंड लेवल का ज्ञान नहीं था, किसानों से कैसे डील करना है यह पता नहीं था। इन सभी कारणों से सरकार चाहती थी कि एक भारतीय वर्ग को चुना जाए जो इस कार्य को करे, सारा प्रभार और टेंशन दोनों अपने साथ लेकर चला जाए, हमें सिर्फ धन दे दे 10/11 हिस्सा जो टैक्स का होगा। ठीक है, अब लिखिए इसमें फर्स्ट पॉइंट, पहला बिंदु, इसके केंद्र बिंदु में जमींदार थे। इसके केंद्र बिंदु में जमींदार थे। जमींदार थे। ठीक है, अब जमींदार आप समझ रहे होंगे, जमींदार कौन थे? जमीन के मालिक नहीं थे, जमीन के सुपरवाइजर थे, जिनके देखरेख में सारी जमीनें थी। लेकिन पावर इतना उनके पास था कि जब भी कोई किसान टैक्स पे ना करे या कुछ गलती करे तो उसकी जमीन को छीनकर किसी के नाम भी लिख सकते थे, इतना पावर था कभी भी। और उन्होंने क्या किया, इस पावर का दुरुपयोग काफी अधिक किया समय के साथ। समय के साथ जिस वर्ग के पास बहुत अधिक क्षमता चली जाती है, पावर चली जाती है, वो निश्चित तौर पर क्या करता है, दूसरे वर्ग को दबाने का प्रयास करता है, और किया भी दबाने का प्रयास। समय ऐसा भी आ गया कि जमींदार जो थे वो रेपिस्ट हो गए समय के साथ। जमींदार क्या हो गए, समय के साथ लुटेरे हो गए। उसके बाद तो ऐसा भी समय आया जब जमींदार अपने शर्तों पर किसानों को जमीन दिया करते थे, ये भी स्थिति देखने को मिली। तो समय के साथ ऐसा हुआ कि किसान वर्ग का काफी उत्पीड़न हुआ, शोषण हुआ इस व्यवस्था में। हम आगे चलेंगे। हाँ, एक तरह से दास ही समझिए। जमींदारों की अपनी एक लिस्ट थी उनकी, ठीक है, और उस लिस्ट को जो पूरा ना कर सके उसको जमीन नहीं मिलता था। और जमींदार थे भी बहुत बहुत तेज तर्रार। देखिए, एक बात तो तय है कि इस सभ्यता में, चाहे मानव सभ्यता जब से चलती आ रही हो,
जो टॉप 1% लोग रहे हैं, पावर और पोजीशन उन्हीं के हाथ में रहा है। चाहे आप किसी भी काल को देख लीजिए, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो। जो राजा होता है, राजा का कोई कास्ट नहीं होता है, उसकी कोई जाति नहीं होती है, उसका कोई धर्म नहीं होता है। ये जाति और धर्म क्या है, जनसाधारण के लिए बने होते हैं, राजा का कुछ नहीं होता है। आप देखिएगा जो सरकार होती है या सरकार के लेवल के जो लोग होते हैं या उस स्तर में जो भी लोग, जैसे आज के परिप्रेक्ष्य में क्या है, आज के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे आप, जो विधायक का पद है, जो सांसद का पद है, जैसे चाहे जिस भी तरीके से चला जाए, गवर्नमेंट सेक्टर्स में जो अच्छे अच्छे पद हैं वो क्या है, वही है आज भी। टॉप 1% लोग वहां पहुंचे हुए हैं। बाकी समाज का 99% जो हिस्सा है वो क्या है, नीचे जीने को मजबूर है, वो जा भी नहीं सकता है, क्योंकि वहां सीट लिमिटेड है। 545 लोग मिलकर ही देश को चलाएंगे, एकदम तय है। पार्लियामेंट में वही तो है ना, 545 लोकसभा के सदस्य होंगे, वही देश को चलाएंगे मान लीजिए। तो इस तरह से सीट फिक्सेशन है। और 140 करोड़ की आबादी में यदि हम समस्त जॉब और समस्त पॉलिटिकल जो पोस्ट हैं उसका परसेंटाइल निकालें, कितना बैठता है, 1% भी नहीं होगा निकाल कर देखा जाए तो। ठीक है, तो उस समय भी ये चीज़ रही और उसके पहले के समय में भी ये चीज़ रही। जो टॉप पोजीशन पर रहा वही समाज को लीड करता रहा। और जाहिर सी बात है, पावर आएगा तो फिर पावर का मिसयूज भी होगा ही होगा, इससे कोई नहीं रोक सकता है। हम आगे चलेंगे। केंद्र बिंदु में जमींदार था, ये आपने लिख लिया। अब ध्यान दीजिएगा, 1793 में जॉन शोर की रिपोर्ट के आधार पर, ठीक है, जॉन शोर ने एक रिपोर्ट पेश किया, ये किया जा सकता है लागू। इसके आधार पर क्या किया, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको बिहार, बंगाल और उड़ीसा में क्या किया, लागू किया। ठीक है, बिहार, बंगाल, उड़ीसा में लागू किया। इसको लिख लेते हैं। लिखिए, जॉन शोर के रिपोर्ट के आधार पर, जॉन शोर के रिपोर्ट के आधार पर, जॉन शोर के रिपोर्ट के आधार पर, रिपोर्ट के आधार पर 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बिहार, बंगाल और उड़ीसा के संयुक्त प्रांत में, बिहार, बंगाल और उड़ीसा के संयुक्त प्रांत में, संयुक्त प्रांत में बिहार, बंगाल और उड़ीसा के संयुक्त प्रांत में इसे लागू किया। इसे लागू किया। आगे चलते हैं, तो बाद में देखेंगे इसमें एक सेटिंग थी जिससे हम इस साइज को बदल सकते थे। अब ध्यान दीजिएगा, ये वही क्षेत्र हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, बिहार, बंगाल और उड़ीसा का क्षेत्र। ये एरिया है। इन क्षेत्रों में आप देखेंगे ट्रायंगल से दिखाया हुआ है, अस्थाई बंदोबस्त को लागू कर दिया है। इसको याद रखिएगा, खास करके जो बंगाल के साइड की एरिया है, संयुक्त प्रांत कहते हैं उसे। ठीक है, इन क्षेत्रों में आज भी यदि आप जमीन के कागजात को देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो जमीन अपने इतिहास में जमींदारी को दिखाता है। बाद में भी क्या हुआ, काफी अधिक जमींदारों ने छल कपट कर लिया और छल कपट करने के बाद क्या किया, बहुत सारी जमीनें हथिया ली बाद में। और आज उनको उस रिकॉर्ड से बाहर करना किसी भी सरकार के बस की बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने ऐसा लूप होल ढूंढ लिया था जिस लूप होल का तोड़ आज भी किसी सरकार के पास नहीं है। बहुत तेज तर्रार लोग रहे होंगे।
इसमें कोई शिकायत नहीं है। ठीक है, आगे चलेंगे, अन्य बातों में चलते हैं इसके बाद। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, यह भारत के 19%, यह भारत के 19% क्षेत्र में लागू किया गया। यह भारत के 19% क्षेत्र में लागू किया गया। ठीक है, 19% क्षेत्र में लागू किया गया। ध्यान रखिएगा, आगे चलते हैं। देखिए इसे इसे बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने इसे बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने एक अन्य प्रयोग के तौर पर लागू किया था। एक अन्य प्रयोग के तौर पर लागू किया था जिसे जिसे पंचवर्षीय भूमि व्यवस्था कहते हैं। जिसे पंचवर्षीय भूमि व्यवस्था कहते हैं। भूमि व्यवस्था कहते हैं। ब्रैकेट में 1772 से 77। 1772 से 77। ठीक है, ऐसी ही एक व्यवस्था थी लेकिन उसका नाम अलग था। उसे पंचवर्षीय व्यवस्था कहा गया था कि 5 साल के लिए देंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, कॉपी के शीर्ष पर लिखिए। देखिए 1777 से 1777 से 1777 से एक वर्षीय व्यवस्था लागू किया गया। 1777 से एक वर्षीय व्यवस्था लागू किया गया जो 1790 तक चला। जो 1790 तक चला। जो 1790 तक चला। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कई प्रयोग हुए। पहले 5 साल के लिए जमीन दिया गया किसानों को, फिर 1 साल के लिए देकर, लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी क्योंकि जब तक कोई ऐसा एजेंट नहीं मिल जाता है जो जमींदार की तरह कार्य करे तब तक पैसा वसूलना संभव नहीं था। और अंग्रेजों ने देख लिया था कि इस सब व्यवस्थाओं से हमें राजस्व की प्राप्ति ठीक से नहीं हो पाएगी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट, ये 90 तक चला, ध्यान रखिएगा। अगला बिंदु लिखिए, इसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में 1793 में जमींदारी व्यवस्था की शुरुआत की। जमींदारी व्यवस्था की शुरुआत की। ध्यान देंगे इस पर। जब इस व्यवस्था को लागू किया गया तो जो टैक्स वसूला जाता था उसमें से 1/11 भाग जमींदार का होता था। इसको ऐसे ही लिख दीजिए।
इसका नाम दे दीजिए कर व्यवस्था। और 10/11 भाग ब्रिटिश गवर्नमेंट का होता था। 1/11 भाग जमींदार का होता था और 10/11 भाग ब्रिटिश सरकार का होता था। याद रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इस व्यवस्था में जमींदार के पास कितनी जमीन होती थी। तो उनके पास जमीन कट्ठा या बीघा में नहीं होती थी, उनके पास मौजे में होती थी। मौजे समझते हैं कि नहीं? मौजे उर्दू का शब्द है जो जमीन के लिए प्रयोग किया जाता है। एक मौजे में मतलब उनके पास समझिए कि एक मौजे में एक से अधिक गांव हो सकते थे, और उनके पास 50 मौजे, 100 मौजे, 200, 250, 1000, 2000 ऐसे होते थे। मतलब इतने इतने गांव के स्वामी होते थे पहले। ठीक है। तो पावर तो होना ही था। उस टाइम में जो कमिश्नर होता था वो भी जमींदार से डरता था उस समय, क्योंकि जमींदार क्या होता था, जमीन पर खड़ा एक ऐसा व्यक्ति था वो, जो सरकार और जनता के बीच का चेन था। यदि वो मुकर जाता तो सरकार को बड़ा घाटा हो सकता था। इसीलिए जो राजस्व अधिकारी थे वे जमींदारों से बड़े तहजीब में बात किया करते थे। इसको ध्यान रखिएगा। यदि ऐसा हो जाए कि कोई जमींदार सोया हुआ है, तो उसको उठाने की हिम्मत जिला के कलेक्टर के पास नहीं होती थी। वो आकर चुपचाप बैठता था, जब उठेंगे उसके बाद बात होगी। ये स्थिति होती थी। आज आज के समय में ऐसा पद है ही नहीं अब देश में। इतना पावरफुल पद था। आजकल तो आप क्या है, सांसद या विधायक भी है तो जनता का सेवक ही है, लेकिन वो सेवक नहीं था, रूलर था एक तरह से। और वास्तविक शासक वही था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार को क्या पता था इस देश के बारे में। सरकार तो विदेश नीति देखा करती थी, राष्ट्रीय नीतियों को वही देखता था। तो बिहार, बंगाल, उड़ीसा में आज भी देखेंगे जमीनों में इतने जो लफड़े हैं, वो लफड़े इसीलिए हैं। सभी जमीनों के कागजात खराब है वहां पर। ये स्थिति है आज भी। अब तो बहुत सरकार ने ठीक भी कर दिया, लेकिन जो जमीन जमींदारी से निकलकर बाद में बंदोबस्ती में चली गई, ऐसे जमीनों पर आज भी हजारों मुकदमे दर्ज हैं कोर्ट में। उसका वही कारण है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। तो आपने राजस्व देख लिया, इसको याद रख लीजिएगा। 1/11 भाग और 10/11 भाग दोनों परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, भूमि पर जमींदारों का अधिकार वंशानुगत होता था। ठीक है। भूमि पर जमींदारों का अधिकार वंशानुगत होता था, इसको भी ध्यान रखेंगे। वंशानुगत होता था मतलब यदि पिता की मृत्यु हो गई तो उनके जो पुत्र होंगे वो जमींदारी संभालेंगे। अब आगे चलते हैं। देखिए, इस नियम को सूर्यास्त का नियम भी कहा जाता है, इसको कभी नहीं भूलना है। इस नियम को सूर्यास्त का नियम भी कहा जाता है। सूर्यास्त का नियम भी कहा जाता है क्योंकि क्योंकि जमींदारों को एक निश्चित तिथि से पहले एक निश्चित तिथि से पहले एक निश्चित तिथि से पहले सूर्यास्त समाप्ति के पूर्व लगान अदा करना होता था। ठीक है। सूर्यास्त समाप्ति के पूर्व लगान अदा करना होता था। इसको ध्यान रखिएगा। अब इस व्यवस्था के क्या क्या लाभ हुए? इतिहास में इस व्यवस्था के दो मुख्य लाभ हुए। जब भी किसी सरकार को किसी बड़े देश पर शासन करना होता है तो शासन ऐसे ही संभव नहीं होता है। शासन करने के लिए कहीं ना कहीं कुछ विशेष नियमों का सहारा लेना पड़ता है, और हर सरकार लेती है। जब तक नहीं लेगी तब तक शासन हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि जनता को उलझाए रखना जरूरी है। अब कैसे उलझाया जाए? तो उस समय में तो न सोशल मीडिया था, न नेटवर्क वाली कोई बात थी कि यदि डेटा फ्री कर दिया जाए तो लोग उलझे रहेंगे। आजकल तो वही हो रहा है। आप देखेंगे कि इस देश का एक बड़ा युवा वर्ग क्या है, उसके पास अनलिमिटेड डेटा है। उस डेटा को कैसे खत्म करे? खत्म तो कभी होगा नहीं, लगा हुआ है सुबह से रात, फिर सुबह से रात, और कर कुछ नहीं रहा है। या तो गेम खेल रहा है,
या रील्स स्क्रॉल कर ले रहा है और उसमें उसका दिन ऐसे ही निकलता चला जा रहा है और उसे आज भी लगता है कि मैं युवा ही हूँ, जबकि उसकी उम्र के कई वृक्ष सूख गए लेकिन वो आज तक बैठा हुआ है। ठीक है, कई अभ्यर्थी हंस रहे हैं, हंसने की बात नहीं है, ध्यान रखिएगा। आजकल ये बहुत ट्रेंड में है, बहुत खराब स्थिति है और सरकार ऐसे ऐसे चीज़ों को बढ़ावा भी दे देती है, जैसे जाति धर्म। और आजकल जाति धर्म तो बहुत छोटा पड़ गया, अब इंटरनेट से बड़ा कोई मुद्दा नहीं है। आप देखेंगे कि जब कोई मुद्दा नहीं मिलता है तो किसी मुद्दे को जनरेट कर दिया जाता है ताकि फिर लोग 10 दिन उसमें लगे रहें, वरना लोग क्या करेंगे, सरकार पर प्रश्न उठाएंगे, कहेंगे कि सड़क नहीं बना, गलियां नहीं बनी, लाइट टूटा हुआ है, अस्पताल खराब है, शिक्षा नहीं मिल रही है। फिर इस सब से ध्यान कैसे बटे? तो हर सरकार अपने समय में कुछ न कुछ जुगाड़ खोजती है और फिर वो जनता को इस तरह से उसमें इंगेज कर देती है। फिर क्या होता है, एक बहुत बड़ा हिस्सा सो जाता है और सरकार अपने हिसाब से फिर काम करती है। उस टाइम में सरकार के पास सबसे जो बड़ी चुनौती थी भारत में, वह थी कि राजस्व कैसे बनाया जाए। न बिजनेस थे इतने डेवलप, न उद्योग जगत इतना विकसित था, तो कृषि ही सबसे मुख्य साधन था और सरकार ने जमींदार वर्ग को पकड़ लिया। दो फायदा हुआ, एक तो जो आवाज उठाने वाला वर्ग है, पढ़ा लिखा और सबसे तेज तर्रार वर्ग है, वो आवाज नहीं उठाएगा क्योंकि उसे परमानेंट एक बहुत ही शानदार जॉब मिल गया है। अब आप सोच कर देखिए, 1/11 हिस्सा बहुत बड़ा हिस्सा होता है। यदि किसी व्यक्ति ने 11 लाख का कलेक्शन किया महीने में, तो 1 लाख तो उसका ऐसे ही हो गया, शानदार सैलरी मिली उसे। और एक व्यक्ति के लिए इतना बहुत होता था। ठीक है, इतनी बड़ी सरकार चलेगी वो 10/11 हिस्से में चलेगी और अकेला एक वर्ग 1/11 हिस्से में चलेगा तो जाहिर सी बात है उसका विकास होगा ही होगा। इस प्रकार की व्यवस्था में क्या हुआ, समय के साथ सामाजिक खाई बनती हुई चली गई और सरकार को इसका फायदा मिला कि विरोधी नहीं बचे। और दूसरा फायदा मिला सरकार को कि एकदम फिक्स डिपॉजिट वाला राजस्व मिलने लगा, जिससे सरकार बहुत दिनों तक इन प्रांतों में बहुत ठीक ठाक काम करती रही, कभी भी पैसों की कमी नहीं हुई। लिखते हैं, देखिए इस व्यवस्था के 2 लाभ कंपनी को मिले। इस व्यवस्था के 2 लाभ कंपनी को मिले। इस व्यवस्था के 2 लाभ कंपनी को मिले। कंपनी को मिले। पहला, कंपनी की आय निश्चित हो गई। कंपनी की आय निश्चित हो गई। कंपनी की आय निश्चित हो गई। और दूसरा लिखिए, जमींदार के रूप में एक शक्तिशाली वर्ग का उदय हुआ जो सरकार का समर्थक था। जमींदार के रूप में एक शक्तिशाली वर्ग का उदय हुआ जो सरकार का समर्थक था। ठीक है, हो गया सरकार को। हाँ, दोबारा कहा जाए, शक्तिशाली वर्ग का उदय हुआ। इस व्यवस्था में जमींदार के रूप में एक शक्तिशाली वर्ग का उदय हुआ जो सरकार का समर्थक था। आज भी देखिए, आज भी ऐसा ही है, कुछ नहीं बदला है। आज जो इस देश का सबसे बड़ा वर्ग है, बिजनेसमैन, व्यापारी वर्ग, टॉप क्लास के व्यापारी, वो सरकार के पक्ष में है। देख लीजिए आप, है कि नहीं है? आज भी, आज भी है। और सरकार सदैव ही एक ऐसा वर्ग बना लेती है जिसके बाद कोई वर्ग बचता ही नहीं है, और उसके बाद जो बचता है वो अति सामान्य वर्ग बचता है। सांसद, विधायक और सरकारी कर्मचारी सरकार के ही पक्ष में रहेंगे हर समय। व्यापारी वर्ग को यदि सरकार ने आज पकड़ लिया तो बचता कौन है? फिर वही किसान बच जाते हैं, मजदूर बच जाएंगे और 85% आबादी उन्हीं की होगी, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो शासन को ऐसे ही चलाया जाता है। अब आगे चलते हैं, अब देखते हैं इसमें और बातों को। एक पॉइंट और जोड़ दीजिए, देखिए जमींदारी व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था बिहार, बंगाल, उड़ीसा और बनारस समेत, बिहार, बंगाल, उड़ीसा और बनारस समेत कुल 19% भाग में लागू की गई। कुल 19% भाग में लागू की गई। 19% भाग में लागू की गई, ध्यान रखिएगा।
टोटल इंडिया के 19% हिस्सा में जमींदारी था, जिसको अस्थाई बंदोबस्त या इस्तेमारी भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कॉपी के शीर्ष पर लिखिए, मालगुजारी शब्द का संबंध भी जमींदारी कर से ही है। मालगुजारी शब्द का संबंध भी जमींदारी व्यवस्था से ही है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, देखिए ऐसा माना जाता था कि इससे मुद्रा अर्थव्यवस्था को प्रसार मिलेगा। ऐसा माना जाता था कि इससे मुद्रा अर्थव्यवस्था को प्रसार मिलेगा। मुद्रा अर्थव्यवस्था को प्रसार मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, देखिए जमींदार वर्ग सदा के लिए सरकार का शुभचिंतक बन गया। जमींदार वर्ग सदा के लिए सरकार का समर्थक बन गया। एक पॉइंट और महत्वपूर्ण है, अब किसानों पर काफी प्रेशर आ गया था क्योंकि इस समय में आप देखेंगे कि चाहे उपज हो या उपज नहीं हो, टैक्स तो देना ही है। टैक्स नहीं देने की स्थिति में क्या होगा, किसान के पास कुछ नहीं बचेगा, जमीन भी छीन ली जाएगी। तो अब नकदी फसलों को बढ़ावा मिलने लगा जिसे बेचकर तुरंत पैसा मिल सके। यानी हम एक शब्द में यह कह सकते हैं कि कृषि के वाणिज्यीकरण को बढ़ावा मिल गया है इसमें। लास्ट पॉइंट को लिख दीजिए, देखिए नगद लगान पर जोर देने से, नेक्स्ट पॉइंट, नगद लगान पर जोर देने से कृषि वाणिज्यीकरण को बढ़ावा मिला। कृषि वाणिज्यीकरण को बढ़ावा मिला। बढ़ावा मिला। देखिए नकारात्मक प्रभाव हेडिंग में, पहला पॉइंट लिखिए, कृषि का पिछड़ापन। फर्स्ट पॉइंट, कृषि का पिछड़ापन। शॉर्ट में लिखवा देते हैं, बता देते हैं क्यों हुआ। अब पिछड़ापन क्यों हुआ होगा, तो जो जमींदार वर्ग था उसको कुछ करना नहीं था, उसको पता चल गया था कि जब तक ब्रिटिश सरकार रहेगी तब तक क्या होगा, तब तक ऐसे ही अब जीवन चलेगा। तो जमींदारों ने कृषि के डेवलपमेंट पर कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, क्योंकि कृषि का विकास हो या नहीं हो टैक्स उतना ही बनना था, फिक्स था अमाउंट टैक्स का। वो जमीन के एरिया के हिसाब से फिक्स था टैक्स, फसल की उपज के हिसाब से नहीं, ध्यान रखिएगा। तो चाहे उपज हो या नहीं हो कुछ परिवर्तन नहीं होना था, तो इससे कृषि व्यवस्था पिछड़ गई। दूसरी बात क्या हुई, जब कृषि व्यवस्था पिछड़ने लगी तो यही कारण है, पूछा जाता है इंटरव्यू में कई बार कि क्या कारण है कि पूर्वांचल से सबसे अधिक पलायन हुआ, मतलब वहां के लोग कमाने के लिए दिल्ली, बंबई, पंजाब इत्यादि चले गए। उसका एक ये भी कारण है कि जमींदार वर्ग को देखिएगा वो कम पलायित हुए, वो बाद में पलायित हुए थोड़े से, लेकिन जो कृषक वर्ग थे, मजदूर वर्ग थे, उनके पास देखा उन्होंने कि यदि उपज ना हो तो भी टैक्स देना पड़ता है, तो उन्होंने खेती को छोड़ना ही मुनासिब समझा। और यही कारण है कि सबसे अधिक पलायन पूर्वांचल के क्षेत्रों से पश्चिम भारत में हुई या दक्षिण या किसी और प्रांत में हुई। पूर्वांचल के लोग सबसे अधिक बाहर गए। आज बिहार की पॉपुलेशन डेंसिटी यदि आप देखेंगे तो लगभग मैं समझता हूं कि 1106 व्यक्ति तो आंकड़ा है, एक्चुअल में निकाला जाएगा तो 1120 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का होगा, जहां तक आज का वास्तविक आंकड़ा है। 12-12.5 करोड़ लोग बिहार के निवासी हैं। लेकिन जब बिहार के गांव में आप जाएंगे तो क्या मिलता है, गांव का गांव सूना पड़ा हुआ है, कई घर में तो ताले लटके हुए हैं, और लोग दिल्ली में हैं, लोग बंबई में हैं, कहीं और किसी प्रांत में हैं। लेकिन जब छठ होता है, कोई बड़ा पर्व होता है, तो क्या होता है, फिर आप गांव की आबादी देखिए, अचानक ही आपको लगेगा गांव की आबादी 3 गुनी हो गई है। ऐसा है कि नहीं है, ऐसा होता है कि नहीं होता है, ऐसा ही होता है।
तो वो ये ट्रेंड तभी से चल पड़ा है ब्रिटिश के टाइम से, क्योंकि और किसी प्रांत में ये व्यवस्था लागू नहीं हुई थी, इसीलिए और किसी प्रांत से इतना अधिक पलायन भी नहीं हुआ जितना कि पलायन बिहार के या उड़ीसा के या बंगाल के प्रांतों से हुआ है। और आप देखेंगे कि जो रसोइये होते हैं, भोज होता है बिहार में बहुत ज़्यादा, तो उसमें देखिएगा जब खास करके कोई पर्व त्योहार का समय आता है, उस समय यदि कहीं पर निमंत्रण वगैरह देना हो तो वहाँ पर वो अधिक की व्यवस्था करके चलते हैं। आज भी उनको पूरा आंकड़ा है कि किस महीने में कितने लोग गांव में अवेलेबल रहते हैं। यदि आप उस वर्ग से मिलेंगे तो वो आपको बताएंगे, ऐसा होता है, आपने भी देखा होगा। यही कारण है उसका। इस तथ्य को गहराई से हमने समझ लिया है। लास्ट पॉइंट आपने क्या लिखा उसको एक बार देख लीजिए, अंतिम बिंदु। और दूसरा लिख दीजिए, गांव से शहरों की ओर पलायन हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, गांव से शहरों की ओर पलायन हुआ, पलायन हुआ। ठीक है। अब एक होम्स नाम के विचारक हुए, उन्होंने क्या कहा, लिख दीजिए अगला पॉइंट। होम्स के अनुसार, होम्स के अनुसार अस्थाई बंदोबस्त एक दुखद भूल थी। होम्स के अनुसार अस्थाई बंदोबस्त एक दुखद भूल थी। ठीक है, ये थी अस्थाई बंदोबस्त या इस्तमरारी व्यवस्था या जमींदारी व्यवस्था। अब नंबर 2 पर है रैयतवारी व्यवस्था, जिसको आप हेडिंग बनाएंगे, रैयतवारी। रैयतवारी व्यवस्था। अब एक बार हम रैयतवारी व्यवस्था के क्षेत्र को देख लेते हैं कि किन किन क्षेत्रों में प्रभावी रूप से यह लागू हुआ था। ठीक है, शुरुआत किया जाए। ध्यान से देखिए, जो ट्रायंगल का चिन्ह है वह रैयतवारी का है, और इस नक्शे में ट्रायंगल नहीं, वृत्त का जो चिन्ह है, ट्रायंगल तो बंदोबस्त का था। अब बंबई को देख सकते हैं, मद्रास को देख सकते हैं। ये जो पट्टी है, ये जो एरिया है मैप में, ठीक है, ये एरिया, यह नीचे का जो पश्चिमी क्षेत्र है, यह रैयतवारी यहां पर लागू किया गया था। रैयत शब्द का अर्थ किसान होता है, और इस व्यवस्था में यह किया गया कि कोई बिचौलिया नहीं रखा गया बीच में, कोई दलाल नहीं रखा गया। डायरेक्ट किसान और सरकार थे। किसानों को जमीन आवंटित कर दिया, उसका टैक्स का रेट तय कर दिया। ठीक है, और प्रत्येक 30 साल में टैक्स के साथ साथ जमीनों का भी जो स्थिति होगा उसको देखकर पुनर्निर्धारण किया जाना था। लेकिन बीच बीच में एक स्लैब था, जैसे आजकल वेतन आयोग में होता है कि आपका वेतन सरकारी सेवा में हर साल 3 बार बढ़ता है। 2 बार तो डीए बढ़ता है और 1 बार आपका बेसिक पे बढ़ता है, जो आज का नियम है। उसी तरह से मान के चलिए उस पैटर्न पर इस व्यवस्था में टैक्स तो बढ़ता रहेगा, लेकिन 30 साल के बाद फिर से एक बार क्या होगा, पुनर्निर्धारण होगा उसका कि टैक्स बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ गया, बहुत कम तो ना रहा। उसकी समीक्षा की जाएगी आफ्टर 30 ईयर्स। जब तक किसान टैक्स पे करता रहेगा, जमीन किसान के हाथ में रहेगी, किसान अपने जमीन को बेच भी सकता है। इसमें टैक्स नहीं पे करने की स्थिति में किसान से जमीन सरकार छीन लेगी। ठीक है, इसमें कोई बिचौलिया इसलिए नहीं रखा गया कि सरकार जमींदारी व्यवस्था से सीख चुकी थी। वहां पर सरकार को एक बड़ा लॉस हुआ था। लॉस ये हुआ कि जो जमींदार वर्ग था उसके पास तो नकदी बहुत अधिक आ गई, परचेजिंग पावर काफी बढ़ गया उसका, लेकिन समाज का जो आम वर्ग था उसके पास क्रय शक्ति नहीं थी कि वो अधिक चीजों को खरीद सके। तो एक तरफ सरकार का जो भी लाभ उधर से हो रहा था, जब ब्रिटिश सरकार सामान बनाकर उत्पादन करके ब्रिटिश व्यापारी बेचने के लिए आ रहे थे, उनका सामान कोई खरीदने वाला नहीं था। उस समय के भारत को यदि आप देखेंगे तो आप देखेंगे पुरुषों की जो स्थिति है, एक धोती पहने हुए ऊपर कुछ है ही नहीं, महिलाएं एक धोती लपेटी हुई है, उसके तन पर और कोई वस्त्र नहीं है। इस प्रकार की
दो स्थिति से समाज गुजर रहा था। उस समय यदि कोई तस्वीर आपको मिले, आज भी कई जगह वो तस्वीरें मिल जाती हैं उस जमाने की, चाहे तो किसी ने चित्रित किया हो या उस समय में भी फोटोग्राफी का आविष्कार हुआ था बाद में, तो जो भी लिया गया है, ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती है। आज भी हैं देखने को, आज भी बहुत प्रांतों में है। आपने यदि उड़ीसा के विषय में जाना होगा तो मैं आपको एक घटना बता सकता हूँ कि एक बार अ, एक बहुत अच्छे विचारक थे, जो, उनका नाम मैं अभी भूल जाता हूँ कई बार, तो हिंदुत्व के समर्थक भी रहे हैं। तो एक बार वो उड़ीसा गए अपने व्याख्यान देने के लिए। तो जब व्याख्यान देने के लिए गए तो जनरली उनके सभा में हजारों लोग आते थे, टेंट लगता था, साउंड सिस्टम लगता था, और ये 2013 की बात है, 12-13 की बात होगी। जब उड़ीसा के एक गांव में गए तो उस, चूंकि बिहार का ही अंग था पहले, जब उस गांव में गए तो उन्होंने देखा कि भाई यहाँ तो कोई व्यक्ति दिख ही नहीं रहा है सड़कों पर, क्योंकि जब वो गांव में गए तो लोग घरों में छिप गए। टेंट लगाया गया, माइक वगैरह की व्यवस्था की गई, साउंड बॉक्स लगाए गए, जो लाउड स्पीकर होता है वो लगाया गया। उन्होंने देखा कि यहाँ पर जब कोई नहीं दिखा, उन्हें ज़्यादा कम ही लोग दिखे, तो उन्होंने उसी टेंट वाले से पूछा कि आप एक बात बताइए कि अब समय भी होने वाला है और मेरे स्विचिंग का टाइम भी होने वाला है, लेकिन एक भी व्यक्ति यहाँ दिख नहीं रहा है, तो मैं किसको संबोधित करूंगा? आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरे सभा में 500 1000 से कम लोग आए हों। तो साउंड सिस्टम या टेंट वगैरह का जो चार्ज प्रभारी था, उसने कहा कि सर ऐसा है कि आपको नहीं पता है, इस गांव का हर एक बच्चा भी आपको सुनने के लिए तैयार है और सब सुन रहे हैं, आप यहीं से बोलिए। उन्हें आश्चर्य लगा। उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ सामने तो कोई नहीं है, तो कौन मुझे सुनेगा? तो उसने कहा कि नहीं, आपको नहीं पता है, सभी लोग अपने घरों से सुन रहे हैं। मैंने अपने साउंड का सिस्टम ऐसा लगाया है कि हर व्यक्ति अपने घर से सुन सके। तो उन्होंने पूछा पूछा कि ऐसा क्यों है? जब लोग घर से सुनने को आतुर हैं तो लोग मंच पर क्यों नहीं आ सकते सामने? तो उसने जो जवाब दिया वो चौंकाने वाला है। उसने कहा कि इस गांव में किसी व्यक्ति के पास पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, ठीक है, सभी निर्वस्त्र लोग हैं, और है भी तो परिवार में एक वस्त्र है जो इमरजेंसी में पहनकर निकला जा सकता है। अब आप आए हैं शहर से, इतने बड़े व्यक्ति हैं, कोई शर्म के मारे उस सभा में सामने नहीं आना चाहता। बड़ा आश्चर्य लगा उन्हें। उन्होंने कहा कि चलो इस गांव के सरपंच से मिलते हैं। वो गए। जब गए तो सरपंच का जो घर बना, सरपंच चूंकि गांव का सरपंच इस सेंस में मैंने कहा कि प्रधान के रूप में गांव का सबसे मुख्य व्यक्ति, प्रथम नागरिक माना जाता है। तो वरुण कुमार जी थोड़ा समय पर आ जाइए, कक्षा बीच में ज्वाइन करके लॉस ही होगा। उसने क्या किया, तो जब गए देखने के लिए तो एक घर था जो आधा गिरा हुआ था। गांव में आपने देखा होगा कि जो फूस के घर होते हैं उसकी हालत साल 2 साल में खराब हो जाती है, एक आध बरसात के बाद। एक घर आधा गिरा हुआ था, आधा बचा हुआ था, उसमें एक किवाड़ का पलरा था, दूसरा पलरा था ही नहीं। जब आवाज लगाई, सरपंच का घर था ये, ध्यान रखिएगा, और 13 की बात है। तो एक महिला आई और एक धोती का टुकड़ा था जिसे लपेटे हुए आई। उन्हें थोड़ा सा ठीक नहीं लगा। उन्होंने कहा कि आप अपने हस्बैंड को बुलाइए, पति को बुलाइए, वही सरपंच है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। कुछ देर के बाद वो महिला गई और उसका पति आया। कहते हैं कि उसके पति को देखने के बाद जो प्रवक्ता थे, जो अपना संबोधन देने गए थे उस गांव में, वो असमंजस में रह गए। वही धोती का टुकड़ा वो पहन के आया हुआ था, यानी घर में एक ही वस्त्र था। इस घटना को देखने के बाद उन्होंने कहा, इस गांव को मैं जरूर ही अपना संबोधन दूंगा। 3 दिन का संबोधन दिया, लोगों ने घरों से बैठकर सुना, और फिर उन्होंने अपनी किताब में इस बात की व्याख्या की है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि आज भी देश में कई ऐसे प्रांत हैं जो बेहद गरीबी के शिकार हैं। हाँ, वेरी गुड, राजीव दीक्षित थे, एकदम सही कह रहे हैं, वो राजीव दीक्षित थे। तो कभी देखिएगा ऐसे लेखकों ने अपनी किताबों में इस चीज को उद्धृत किया है। उनका ही उद्धृत किया हुआ है, मैंने कहीं पढ़ा था
तो कभी आप देखिएगा ऐसे भी प्रांत हैं देश में जहां आज भी वह प्रांत सभ्यता से कोसों दूर है, ऐसी स्थिति है। हम आगे चलेंगे। अभी आपने लास्ट पॉइंट क्या लिखा था, होम्स? हाँ, बिल्कुल, हमने होम्स के बारे में लिखा था, उसको देख लीजिए एक बार। होम्स ने कहा कि अस्थाई बंदोबस्त एक दुखद भूल थी, इतना ध्यान रखिएगा। अब हम रैयतवाड़ी में हैं। हेडिंग में लिखिए रैयतवाड़ी। प्रांत आपने देख लिया है, पश्चिम का हिस्सा है, खास करके बंबई से मद्रास के बीच की पट्टी है इसमें मुख्य रूप से। अब चलते हैं रैयतवाड़ी में। ठीक है, लिखिए इसमें फर्स्ट पॉइंट, इस व्यवस्था के जनक, इस व्यवस्था के जनक रीड एवं मुनरो, इस व्यवस्था के जनक रीड एवं मुनरो थे। रीड एवं मुनरो थे जिन्होंने जिन्होंने दक्षिण भारत में 1792 में 1792 में तमिलनाडु के तमिलनाडु के बारामहल में इसे लागू किया। तमिलनाडु के बारामहल जिले में इसे लागू किया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो ने लागू किया था। नेक्स्ट पॉइंट, इस व्यवस्था में इस व्यवस्था में किसान को भूमि का स्वामी स्वीकार किया गया। इस व्यवस्था में किसान को भूमि का स्वामी स्वीकार किया गया। किसान को भूमि का स्वामी स्वीकार किया गया। ठीक है, तथा लगान की शर्तें तय की गई। नेक्स्ट पॉइंट, देखिए 1820 में संपूर्ण मद्रास में 1820 में संपूर्ण मद्रास में संपूर्ण मद्रास में कैप्टन मुनरो के द्वारा इसे लागू किया गया। 1820 में संपूर्ण मद्रास में कैप्टन मुनरो के द्वारा इसे लागू किया गया। ठीक है, 1825 में बंबई तथा असम में लागू किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, अब ध्यान रखिएगा कि जो अस्थाई बंदोबस्त हमने पढ़ा वह 19% जमीन पर लागू था। यह व्यवस्था समय के साथ 51% जमीन पर लागू हुई। और इस व्यवस्था के बारे में कैप्टन मुनरो ने कहा था, यह व्यवस्था भारत में हजारों साल पहले से लागू थी, ऐसा उनका कथन था। इस पॉइंट को लिख लेंगे। यह व्यवस्था 51% जमीन पर लागू की गई। यह व्यवस्था 51% जमीन पर लागू की गई। लागू की गई। नेक्स्ट पॉइंट, देखिए कैप्टन मुनरो ने कहा था
कैप्टन मुनरो ने कहा था, यह व्यवस्था यह व्यवस्था हजारों वर्षों से भारत में लागू है। हजारों वर्षों से भारत में लागू है। हजारों वर्षों से भारत में लागू है। नेक्स्ट पॉइंट, भू राजस्व की दर 35 से 50% तक थी, जो परिवर्तनशील थी। 35 से 50% तक थी, जो परिवर्तनशील थी। भू राजस्व की दर 35 से 50% तक थी, जो परिवर्तनशील थी। नहीं, परिवर्तनशील का अर्थ है कि जो अधिक उपजाऊ जमीन है वहां की टैक्स ज्यादा थी, और जो कम उपजाऊ जमीन है वहां की टैक्स कम थी, ये इसका मतलब है। तो आज भी देखेंगे कि जो अधिक उपजाऊ भूमि होती है उसकी वैल्यू भी अधिक होती है। उस टाइम में जमीन की उपज और एरिया के हिसाब से, मान लीजिए कोई जमीन मैदानी क्षेत्र में है और नदी है आसपास, टैक्स ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि वहाँ उपज ज़्यादा होगी। लेकिन जो बांगर मिट्टी में है, पुरानी सॉइल में है, उसका टैक्स दर क्या होगा, कम हो सकता है, उपज के हिसाब से थी। वर्तमान का जो टैक्स है वो जमीन के किस्म के आधार पर होता है खास करके, ठीक है। अभी का जो, एक बार दोबारा से बताइए, थोड़ी माइक ले लीजिए पास में, आवाज़ थोड़ी क्लियर आ जाएगी। नहीं नहीं नहीं, टैक्स बिल्कुल माफ नहीं है। देखिए, किसानों का टैक्स नहीं है। अभी जो टैक्स है वर्तमान स्थिति में वो जमींदारों का है, मतलब जमींदारों का भी नहीं, जमीन के मालिक का है। जिसके नाम से जमीन है उस व्यक्ति के नाम पर टैक्स है। और टैक्स के कई प्रकार हैं, जैसे धनहर है मान लीजिए, तो धनहर है तो उसका टैक्स क्या होगा, कृषि के हिसाब से कम लगेगा। लेकिन यदि कोई प्रॉपर्टी क्या है, यदि कोई प्रॉपर्टी बसावट में है कहीं पर, तो उसका टैक्स ज़्यादा हो जाएगा। और यदि कोई कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है तो उसका टैक्स और भी ज़्यादा हो जाएगा। आज के समय में, वर्तमान समय में टैक्स के यही आयाम है। जैसे धनहर है या भी, हाँ, करवाना पड़ता है। और जैसे भीट वन है या भीट टू है, धनहर वन है या धनहर टू है, या फिर वो जो जमीन है वो क्या है, रहने की रिहायशी है, रिहायशी भी एक शब्द है उसमें, या फिर वाणिज्यिक है। इसके हिसाब से आजकल टैक्स है, थोड़ा अलग है, पहले की तरह नहीं है। पहले शोषण था एक तरह से। आगे चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में तो ये परिवर्तनशील था, इसको ध्यान रखिएगा। अगला बिंदु लिखिए, इसे राजस्व कर्मचारी के द्वारा वसूला जाता था। इसे राजस्व कर्मचारी के द्वारा वसूला जाता था, ठीक है। कोई बताएंगे कि इस व्यवस्था में जमीन का मालिक कौन था रैयतवाड़ी में? स्वयं किसान था, कोई बीच में नहीं था, ठीक है, गुड। केवल किसान था जमीन का मालिक, सरकार भी नहीं थी। सरकार तब मालिक होती थी जब किसान टैक्स पे नहीं कर सकता था, ठीक है। अब एक तथ्य यहां, सीज हो जाता था। अब एक तथ्य को ध्यान में रखना है यहां पर, परीक्षा के खास करके मेंस के दृष्टिकोण से। वह तथ्य यह है कि सरकार ने जब जमींदारी लागू किया तो सरकार को एक ऐसा वर्ग चुनना पड़ा जो जमींदार था, सरकार का समर्थक भी था। आगे चलकर वह वर्ग काफी सुखी संपन्न वर्ग के रूप में उभरा, शक्तिशाली वर्ग के रूप में उभरा। लेकिन इसका एक दूसरा जो पहलू है वो ये है कि सरकार जो चीजें प्रोडक्ट बेच रही थी देश में आकर, यहाँ से रॉ मटेरियल ब्रिटेन ले जाकर वहाँ से फिर उसको सामान बनाकर जो यहाँ बेच रही थी, चाहे वस्त्र के क्षेत्र में हो या किसी और क्षेत्र का उत्पाद हो, प्रोडक्ट हो, उसे खरीदने की क्षमता भी केवल जमींदारों के पास थी। सरकार चाहती थी कि ऐसा ना हो, दूसरे क्षेत्रों में ऐसी प्रणाली लागू करें
कि सभी वर्गों के पास परचेजिंग पावर हो। सरकार ने यह सोचकर किसानों को ही इसका मालिक बना दिया, अस्थायी मालिक। किसान वाकई में मालिक रह नहीं गए थे तो बटाईदार ही, क्योंकि जिस बार टैक्स नहीं पे करेंगे उस बार जमीन चली जाएगी। लेकिन फिर भी एक उम्मीद थी कि किसान अर्न करेंगे, किसानों के पास भी क्षमता विकसित होगी, आर्थिक क्षमता सुदृढ़ होंगे और परचेजिंग पावर बढ़ेगी। लेकिन हुआ ऐसा नहीं, हुआ इसके बिल्कुल उलट। क्योंकि किसान प्रकृति पर डिपेंडेंट थे, नेचर पर, कि वर्षा होगी, सुखाड़ पड़ेगा, क्या स्थिति बनेगी, उस पर डिपेंडेंट थे। यदि ससमय वर्षा हुई, सब कुछ ठीक रहा तो फसल की उपज ठीक हुई, और यदि ऐसा न हुआ तो किसान को टैक्स तो लग ही रहा था लेकिन फसल नहीं उपज रहा था। इन समस्याओं ने समय के साथ क्या किया, साहूकार वर्ग को जन्म दिया। ऐसे वर्ग जो खाद बीज वगैरह भी बेचते हों, उसके व्यापारी हों और पैसा लोन पर देते हों। और साहूकार वर्ग के टैक्स जो लोन का रेट होता था वो बहुत ज़्यादा होता था। इतना ज़्यादा होता था कि एक बार यदि किसी किसान ने ले लिया तो 90% संभावना इस बात की है कि कभी चुका नहीं पाएगा। और अंत में क्या होगा, सारा जमीन उसे लिखना पड़ेगा, उसका जमीन सीज हो जाएगा, वो जीवन भर के लिए बंद हुआ मजदूर बन जाएगा, और उसकी 2 3 4 5 पीढ़ी क्या होगी, उस साहूकार के अंदर दास्ता करती रह जाएगी। ब्रिटिश सरकार को जिस बात का भय था वो फिर से हुआ, एक वर्ग फिर से उभर आया, और इसे कहते हैं शक्ति का सिद्धांत। समाज में चाहे कितना भी फिल्ट्रेशन कर लीजिए, कितना भी लेयर बना दीजिए, कुछ भी कर लीजिए, सदैव ही एक वर्ग ऐसा होगा जो वर्ग सरकार के हाथ से बाहर निकला हुआ वर्ग होगा, सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होगा और वो बिचौलिया बन जाएगा। और वो हर समय में ऐसा होता है। आज के समय में भी एक ऐसा वर्ग है जो वर्ग सरकार के नियंत्रण रेखा से बाहर है देश में, और वो देश को चला भी रहा है, ऐसा वर्ग उत्पन्न हो जाता है। उस समय भी हुआ। और जब साहूकारों का उदय हुआ तो साहूकारों ने किसान का बहुत लंबे समय तक गहन शोषण किया, और वापस से वही दुर्गति हो गई जो जमींदारी व्यवस्था के बाद हुई थी। इसको ध्यान में रखना है। इसको लिख दीजिए शब्दों में। देखिए, इस व्यवस्था में साहूकार वर्ग का उदय हुआ। इस व्यवस्था में साहूकार वर्ग का उदय हुआ। साहूकार वर्ग का उदय हुआ जिसने किसानों का अंतहीन शोषण किया। जिसने किसानों का अंतहीन शोषण किया। अंतहीन शोषण किया। ठीक है। यह भूमि के 51% भाग पर लागू थी। यह भूमि के 51% भाग पर लागू थी। लिखिए, रैयतवारी व्यवस्था के लाभ या प्रभाव, इफेक्ट। रैयतवारी व्यवस्था के प्रभाव लिखिए, क्या प्रभाव पड़े। प्रभाव लिखिए, लाभ हानि एक साथ लिखवा देते हैं इसमें। देखिए, रैयतों को अधिक स्वतंत्रता प्राप्त हुई। रैयतों को अधिक स्वतंत्रता प्राप्त हुई। ठीक है। सरकार और रैयत के बीच, रैयत माने किसान होता है, कहीं लिख लीजिए, सरकार और रैयत के बीच प्रत्यक्ष संबंध स्थापित हुए। प्रत्यक्ष संबंध स्थापित हुए। संपत्ति का बंटवारा आम लोगों के बीच हुआ। संपत्ति का बंटवारा आम लोगों के बीच हुआ। संपत्ति का बंटवारा आम लोगों के बीच हुआ। ठीक है। हेडिंग में लिख दीजिए नकारात्मक प्रभाव। नकारात्मक प्रभाव।
देखिए, राजस्व की दर 35 से 50% थी, जो अत्यधिक थी। राजस्व की दर 35 से 50% तक थी, जो अत्यधिक थी। अत्यधिक थी। ठीक है, बहुत ज्यादा हुआ। सूखा और बाढ़ की स्थितियों में भी किसान को टैक्स भरना पड़ता था। सूखा और बाढ़ की स्थितियों में भी किसानों को टैक्स भरना पड़ता था। किसानों को टैक्स भरना पड़ता था, जिसके कारण जिसके कारण किसान साहूकारों के कर्ज के तले फंसते चले गए। जिसके कारण किसान साहूकारों के कर्ज के तले फंसते चले गए। जिससे महाजनी प्रथा का विकास हुआ। ठीक है, महाजनी प्रथा का विकास हुआ। कमयोटी प्रथा ने जन्म लिया। कमयोटी प्रथा ने जन्म लिया। कमयोटी प्रथा ने जन्म लिया। ठीक है, लास्ट पॉइंट। कमयोटी समझते हैं कि नहीं? कमयोटी माने दास प्रथा होता है। अपने मालिक के अंदर कर्ज ले लिया, वापस चुका नहीं पाया, तो पीढ़ियों पीढ़ियों तक क्या कर रहा है? बंधुआ मजदूरी कर रहा है, बिना वेतन के मजदूरी। देखिए, आरसी दत्त ने इस प्रथा की काफी आलोचना की है। आरसी दत्त ने इस प्रथा की काफी आलोचना की है। हेडिंग में लिखिए महालवारी प्रथा। अगला, महालवारी प्रथा। महालवारी प्रथा। यह तीसरा और अंतिम है भू राजस्व में। अब सबसे पहले जैसे अर्थ, शब्द से अर्थ स्पष्ट हो जाता है। जैसे अस्थाई बंदोबस्त माने फिक्स कर दिया, जमींदारी माने जमींदार का वर्ग हुआ, रैयत मतलब किसान को अधिकार मिला, महाल मतलब गांव या ग्राम सभा। इस व्यवस्था में क्या होता था? जमीन के ऊपर में पूरे गांव का हक होता था, पूरा गांव उसके लिए जिम्मेदार था, उसके टैक्सेशन के लिए। ठीक है, तो महाल का अर्थ गांव होता है। लिखिए, महाल का अर्थ गांव होता है। फर्स्ट पॉइंट, महाल का अर्थ गांव होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इस प्रथा को हॉल्ट मैकेंजी इस प्रथा को हॉल्ट मैकेंजी ने 1822 में लागू किया। इस प्रथा को हॉल्ट मैकेंजी ने 1822 में लागू किया। 1822 में लागू किया। नेक्स्ट पॉइंट, इस व्यवस्था में टैक्स संपूर्ण महाल को मिलकर चुकाना पड़ता था। महाल माने गांव। इस व्यवस्था में टैक्स संपूर्ण महाल को मिलकर चुकाना होता था। अब ये क्या था?
तो था तो पूरे गांव का अधिकार, लेकिन टैक्स वसूलेगा गांव का मुखिया, और एक साथ वसूल कर सरकार को थमा देगा। ठीक है, लिख दीजिए, टैक्स वसूलने का अधिकार गांव के मुखिया के पास था। टैक्स वसूलने का अधिकार गांव के मुखिया के पास था, लेकिन ध्यान रखें कि टैक्स वसूलने का अधिकार गांव के मुखिया के पास था, लेकिन ध्यान रखें कि जमीन पर अधिकार किसान का था। जमीन पर अधिकार किसान का था। जमीन पर अधिकार किसान का था, और वह उसे खरीद बेच सकता था और गिरवी रख सकता था। ठीक है, यह व्यवस्था 30% भारतीय क्षेत्र पर लागू थी। यह व्यवस्था 30% भारतीय क्षेत्र पर लागू थी, जिसमें जिसमें पंजाब, मध्य प्रांत, मध्य प्रांत, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हिस्से शामिल थे। दक्कन भी आ जाएगा इसी में, ध्यान रखिएगा, आगरा भी आ जाएगा, अवध भी आ जाएगा। ठीक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हिस्से शामिल थे। नेक्स्ट पॉइंट, आरंभ के 30 वर्षों में आरंभ के 30 वर्षों में भूमि कर 66% था। कुल उपज का लिख दीजिएगा। आरंभ के 30 वर्षों में भूमि कर कुल उपज का 66% तक था। 66% तक था। बहुत हेवी टैक्स हुआ। ठीक है, जिसे लॉर्ड डलहौजी के समय में 50% कर दिया गया। जिसे डलहौजी के समय में 50% कर दिया गया, फिर भी ज्यादा था। पहले क्या होता था कि 10 केजी अनाज उपजा तो क्या होगा, उसमें किसान को मिलेगा 3 केजी। ध्यान रखिएगा। अगला बिंदु, इस व्यवस्था में टैक्स एक किसान पर नहीं बल्कि पूरे गांव पर लगता था। इस व्यवस्था में टैक्स किसान पर नहीं बल्कि पूरे गांव पर लगता था। पूरे गांव पर लगता था। कॉपी के सबसे ऊपर जाकर लिख दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए, मार्टिन बर्ड को मार्टिन बर्ड को उत्तर भारत की कृषि कृषि मत लिखिएगा, भूमि लिखिएगा। उत्तर भारत की भूमि व्यवस्था का जनक कहा जाता है। मार्टिन बर्ड को उत्तर भारत की भूमि व्यवस्था का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो ये थी इसकी बेसिक बातें। अब इसमें लिखिए माहलवारी व्यवस्था के प्रभाव।
देखिए फर्स्ट पॉइंट, देखिए 1830 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में, 1830 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में, लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में इस व्यवस्था को अधिक प्रभावी ढंग से लागू किया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, शुरू तो 22 में किया था, 1822 में, लेकिन अधिक प्रभावी रूप से कब लागू किया गया? 1830 में। अब क्यों लागू किया गया 30 में प्रभावी ढंग से? तो मार्टिन बर्ड ने मैप का उपयोग किया, खेतों का मानचित्र बनवाया, पैमाइश करवाई, और पूरे उत्तर भारत का एक खास तरह का सिस्टम बनवाया। इसलिए मार्टिन बर्ड को उत्तर भारत के भू व्यवस्था का जनक कहा जाता है। इस पॉइंट को जरूर मेंशन कीजिए। देखिए मार्टिन मार्टिन बर्ड की अध्यक्षता में या देखरेख में मार्टिन बर्ड की अध्यक्षता में अथवा देखरेख में खेतों का मानचित्र बनाया गया और पंजियों का प्रयोग किया गया। ठीक है, मार्टिन बर्ड को कभी नहीं भूलेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। अब एवं पंजियों का प्रयोग किया गया, रजिस्टर्स, रिकॉर्ड बनाए गए उसके, आज भी वो रिकॉर्ड चल रहा है। आज भी वही रिकॉर्ड है जो अंग्रेजों ने बनाया था, बहुत परिवर्तन नहीं हुआ है। जो फर्स्ट कैरेस्ट्रल सर्वे हुआ था वही आज भी चल रहा है, ध्यान रखिएगा। बाद वाला आधार वही है, पुरातन ही आधार है। हाँ, रिकॉर्ड तो ऑनलाइन कर दिया है, लेकिन सिस्टम क्या है? ब्रिटिश सिस्टम ही है, सेम सिस्टम है, कुछ नहीं बदला है। आज भी खाता नंबर होता है। इस समस्या तो आज भी है, समस्या आज भी है, लेकिन ये समस्या एक दशक तक और रहेगी, जब तक सभी का सब कुछ ऑनलाइन नहीं हो जाता। एक समय ऐसा आ जाएगा जब जैसे बैंक अकाउंट से पैसा निकल जाता है और आ जाता है, उस तरह से ज़मीनें निकलेंगी और आ जाएंगी, लेकिन उसमें थोड़ा समय और लगेगा। सरकार इसके लिए बहुत बड़ी सिस्टम विकसित करने में लगी हुई है। आप देखेंगे कि सिस्टम वही है, लेकिन खाता नंबर, अकाउंट नंबर होता है जो किसी एक व्यक्ति का होता है। उस अकाउंट में जो ज़मीनों का नंबर होता है उसे खेसरा नंबर कहते हैं। और जिस रजिस्टर के पेज में वो विवरण दर्ज है उसे जमाबंदी नंबर कहा जाता है। बात वही है, ठीक है, स्थानीयता के कारण भाषा बदल जाती है, लेकिन मामला वही है। ठीक है, स्पेलिंग वही रहता है उसका, इंग्लिश में KHESRA। तो ध्यान रखिएगा कि ये रिकॉर्ड ब्रिटिश का दिया हुआ है, और मार्टिन बर्ड का इस क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। पहली बार जमीनों का रजिस्ट्रेशन करवाया, वरना पहले की स्थिति बहुत खराब थी। पहले कई तरह के पैमाइश थे, कोई रिकॉर्ड मेंटेन वाली बात नहीं थी। एक राजा करता था, दूसरे में खो जाता था। लेकिन ब्रिटिश काल के बाद आज तक जमीनों का रिकॉर्ड नहीं खोया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, अगला बिंदु। एक बात ध्यान रखिएगा, हर व्यवस्था का अपना दोष है। जमींदारी व्यवस्था में जमींदार ही शासक बन गए, रैयतवारी में साहूकार शासक बन गए। सरकार ने महालवारी शुरू किया। महालवारी में क्या हुआ? जो गांव का मुखिया टैक्स वसूल रहा था सबसे, वही हीरो बन गया, वही सबसे ताकतवर आदमी हो गया समय के साथ। तो लिख दीजिए इसमें प्रभाव में, देखिए महाल में कर वसूलने वाला प्रतिनिधि अत्यंत शक्तिशाली हो गया। महाल में कर वसूलने वाला प्रतिनिधि अत्यंत शक्तिशाली हो गया, अत्यंत शक्तिशाली हो गया, और उसकी स्थिति जमींदार की भांति हो गई। कर वसूलने वाला व्यक्ति अत्यंत शक्तिशाली हो गया और उसकी स्थिति जमींदार जैसी हो गई, जमींदार जैसी हो गई। नेक्स्ट पॉइंट,
3-4 बातें और लिखवा देते हैं आज। टैक्स रेट अधिक होने के कारण किसानों पर आर्थिक बोझ पड़ा। ठीक है, एक और बड़ा चैलेंज था, सभी लोग वीडियो मोड में रहेंगे। एक और बड़ा चैलेंज था इसमें, वो क्या था? एक बड़ा चैलेंज ये था कि जो व्यापारी वर्ग था उस समय, जैसे ही फसल कटकर आती है वो खरीद लिया करता था। और किसान चूंकि पैसा लगा चुका है, उसे इंस्टेंट पैसे की जरूरत है ताकि दूसरी फसल रोप सके। ठीक है, तो व्यापारी वर्ग शुरू में फसल को खरीद लिया करता था और पूरा स्टॉक बना लिया करता था। और बाद में जब स्टॉक भर लेगा तो क्या होगा? आम जनता की जरूरत बढ़ेगी। जब 6 महीने बाद आम जनता को इसकी रिक्वायरमेंट होती थी तो काफी उच्च मूल्य पर उन्हीं किसानों को वापस बेचता था। और इस व्यवस्था से किसान दिन से दिन उनकी हालत क्या हुई? बद से बदतर होती हुई चली गई। ठीक है, इसको छोटे शब्दों में लिख सकते हैं। लिखिए, व्यापारी वर्ग द्वारा जमाखोरी को बढ़ावा दिया गया जिससे किसान तबाह हुए। ठीक है, व्यापारी वर्ग द्वारा जमाखोरी को बढ़ावा दिया गया जिससे किसान तबाह होते चले गए। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास में तीनों भू व्यवस्था जिसको हमने आज देख लिया है। एक पॉइंट नोट में लिख सकते हैं, कुछ विचारकों के बारे में लिख लीजिए जाते जाते। लिखिए अगला पॉइंट, अगला पॉइंट लिखिए, कैथरीन मेयो। कैथरीन मेयो। कैथरीन मेयो, एल्डस हैक्सले। एल्डस हैक्सले, कॉमा कॉमा चार्ल्स एंडूज। चार्ल्स एंडूज। चार्ल्स एंडूज और विलियम डिग्बी। और विलियम डिग्बी ने, विलियम डिग्बी ने ब्रिटिश काल के दौरान, ब्रिटिश काल के दौरान कृषि और उद्योग पर टिप्पणी की है। कृषि और उद्योग पर टिप्पणी की है। ठीक है, टिप्पणी की है। एक बार हम जाते जाते तीनों व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था के 3 पार्ट हैं जो आज हमने पढ़ा है। इसमें अस्थाई बंदोबस्त है, ठीक है, रैयतवारी है और महालवारी है। यह 3 व्यवस्थाएं हैं इसमें। अब इसको देख लीजिए, अस्थाई बंदोबस्त को। अस्थाई बंदोबस्त में शुरुआत किसने की? कर्नवालिस ने की। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी का बनारस और उत्तरी कर्नाटक, यानी देश के कुल 19% हिस्से पर क्या हुआ? इसको लागू कर दिया गया। इसको याद रख लेंगे साथ साथ। ठीक है, और ध्यान रखेंगे कि भूमि अधिग्रहण को सदैव के लिए जमींदार को दे दिया गया और ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी जमींदार की रही। और कर की दर क्या रही? फिक्स रही, फिक्स रेट रहा। 1/11 हिस्सा उसमें से जमींदार का होगा और 10/11 हिस्सा किसका होगा? ब्रिटिश सरकार का होगा। यह तय किया गया।
रैयतवारी को एक नज़र देख लेंगे, टॉमस मुनरो और रीड ने इसको लागू किया। बम्बई, मद्रास, असम में लागू किया। देश के कुल भूमि के 51% पर लागू था। भूमि का मालिक सीधा किसान था, कहने के लिए था एक तरह से बटाई ही। और ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी किसान की थी। और टैक्स का रेट 33 से 55% तक था। इसको ध्यान रखिएगा, जो बहुत हाई था। इसे आगे चलकर देखिएगा कि किसानों ने विद्रोह भी किया था, जो आगे पढ़ाएंगे। अब है महलवारी। हॉल्ट मैकेंजी, मार्टिन वर्ड इत्यादि ने लागू किया। मार्टिन वर्ड को आधुनिक उत्तर भारत के भू व्यवस्था का जनक कहा जाता है। ठीक है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब में लागू हुआ। कुल भूमि का 30% पर लागू हुआ। भूमि पर पूरे महल का अधिकार था, गांव का अधिकार था। इसी का फायदा उठाकर गांव का मुखिया क्या हुआ, सबका नेता बन गया और उसकी स्थिति जमींदारों जैसी हो गई थी। और ब्रिटिश सरकार को जो राजस्व मिलता था वो 60% था, जिसे आगे चलकर डलहौजी ने क्या किया, कम करवाया, 50% करवाया। तो यह आज की क्लास की मुख्य बातें रही। अगले क्लास में हम इसके इतर और बातों को देखेंगे। अब देखिए क्या होगा, जब इतना हाई टैक्स रेट होगा तो एक समय ऐसा जरूर आएगा जब किसान और मजदूर वर्ग साहूकार के हाथ में फंस जाएगा, जमींदार के हाथ में फंस जाएगा, या गांव के मुखिया के अधीन हो जाएगा। और उसके बाद सत्ता चुभने लगेगी। और जब सत्ता चुभने लगेगी तो जनाक्रोश बढ़ेगा और जनता का विरोध होगा, आंदोलन होगा, सड़कों पर आंदोलन होगा। और इस प्रकार सत्ता को चुनौती दी जाएगी, जिसे हम अगले क्लास में देखेंगे कि ब्रिटिश भारत में आम वर्ग की प्रतिक्रिया क्या हुई, इसके बाद क्या रिएक्शन आया, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। मैथ को आप लोग थोड़ा देखते रहिए। मैं देख रहा हूँ एक कोई गैप मिल जाए तो एक क्लास में लगभग 50 सवालों को देख लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ कक्षा की समाप्ति की आज मैं घोषणा करता हूँ। नेक्स्ट डे हम फिर कल आएंगे और ससमय क्लास शुरू कर दी जाएगी। सभी का धन्यवाद। गुड नाइट।